नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और एक बार फिर से आपका खास शो आपके सामने लेकर हाजिर है, जहां हमारे साथ एक सीनियर डॉक्टर जुड़ते हैं और साथ ही में कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान, बेहद सीनियर डॉक्टर सुनील सिंगल जुड़े हुए हैं, जो कि है सीनियर पेडियाट्रिशियन एंड डायरेक्टर सिंगल मेडिकल सेंटर, और साथ ही में ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। तो डॉक्टर, इससे पहले हम आगे बढ़े और बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आप सभी को बता दें कि TV9 डिजिटल ने एक खास मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। लेकिन आखिरकार ये TV9 वैन क्या है, आइए नजर डालते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. तो ये तो बात हो गई हमारी मुहिम के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा संक्रमित हुए और अब ये लगातार कहा जा रहा है, तमाम साइंटिस्ट, तमाम रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी उसका असर साफ तौर पर बच्चों पर ज़्यादा देखा जाएगा। आखिरकार कितनी सच्चाई है इस दावे में? देखिए, अगर हम ये अपना स्टैटिक्स देखें वेव 1 और वेव 2 का जी। जो कोविड में हमने देखी लास्ट ईयर और इस साल, तो स्टैटिक्स के हमारे हिसाब से जो बच्चों का इन्फेक्शन रेट है वो ऑलमोस्ट सेम है, वेव 1 में भी और वेव 2 में भी। और अगर हम उसको रेशो को देखें कि अडल्ट टू चाइल्ड, तो जितने भी बच्चों में टेस्ट किए गए उसमें अगर हम देखें तो करीब 70% बच्चे सीरो पॉजिटिव पाए गए। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वेव 2 थी उसमें भी बच्चों को इन्फेक्शन हुआ, बट इन्फेक्शन वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन था, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनमें डिजीज हुई तो माइल्ड डिजीज हुई। और अगर जो बच्चे अगर सीवियरली सिक हुए या सीवियरली बीमार हुए तो ऐसे बच्चों की संख्या अडल्ट की संख्या के मुकाबले सिर्फ 10% थी। यानी कि हम अगर लगाएं कि 100 अडल्ट बीमार हुए तो 10 बच्चे ही एडमिट। अगर 100 एडमिशंस किसी अस्पताल में है तो उसमें से 1 या 2% एडमिशंस पीडियाट्रिक्स थे। तो बच्चों में बीमारी तो हुई, बट उनकी इम्यूनिटी प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होने की वजह से वो इन्फेक्शन उनमें माइल्ड रहा, पर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आई। तो वेव 2 में भी बच्चे काफ़ी इन्फेक्टेड हुए, ऐसा नहीं है कि बच्चे इन्फेक्टेड नहीं हुए, बट सीरियसनेस उनमें कम थी। इसी कारण हमें पता नहीं चला कि बच्चे भी बीमार हुए नहीं। जहाँ तक वेव 3 का सवाल है आने का, अभी ऐसा कोई सर्टेन नहीं है कि वेव 3 आएगी या ना आएगी, पर हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेव 3 आ सकती है कोविड से रिलेटेड सितंबर-अक्टूबर के आसपास। डॉक्टर, लेकिन साफ तौर पे जैसे आपने कहा कि सीवियरिटी इतनी नहीं रहती है बच्चों में अगर बच्चों को कोरोना हो भी जाता है, लेकिन अगर थर्ड वेव की हम बात करें, क्योंकि लगातार अगर पेडियाट्रिशियंस की भी हम बात करें तो अलग अलग राय डॉक्टर सबकी नज़र आ रही है। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों पे ज़्यादा ये असर करेगा, कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि नहीं, बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा है, जैसे अभी आपने भी कहा, इसीलिए सीवियरिटी इतनी नहीं होगी, संक्रमण भले ही हो लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो हम किस बात पे यकीन करें? ऐसे में समझना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम स्टैटिक्स के हिसाब से देखें तो सेकेंड वेव में भी जो बच्चों की सीरो पॉजिटिव जो रेशियोज आई, जो टेस्ट आए, वो काफ़ी ज़्यादा थे। करीब 70% बच्चों जिनके टेस्ट थे सीरो पॉजिटिव।
तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड वेव में भी बच्चों को इन्फेक्शन हुआ लेकिन सीवियर नहीं था। जहाँ तक थर्ड वेव का सवाल है, ऐसा अजम्पशन माना जा रहा है कि जैसे फर्स्ट वेव में ज़्यादा अडल्ट रहे, सेकेंड वेव में यंग एज रहे और थर्ड वेव में शायद बच्चे इन्वॉल्व हों ऐसा। लेकिन मैंने सेकेंड वेव का भी एनालाइज जी किया तो उसमें फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में अगर आप देखें तो उसमें अडल्ट और यंग जो डेथ्स हैं ऑलमोस्ट उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, और इलनेस भी हम मॉर्बिडिटी जो देखें तो मॉर्बिडिटी भी ऑलमोस्ट इक्वल है। बट इस दोनों वेव्स में अंतर सिर्फ एक था कि जो फर्स्ट वेव थी उसमें हमारा ड्यूरेशन ज़्यादा था। ड्यूरेशन ज़्यादा मतलब कि जो हमारी नंबर ऑफ केसेस आए वो करीब 6 से 8 महीने में वो केसेस आए। वेव 2 में वही केसेस जो है वो हमारे 1 या 1.5 महीने में या 2 महीने में। तो इसकी सीवियरिटी 2 महीने में रही और 2 महीने के बाद वो वेव करीब करीब खत्म हो गई। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हो गए। लेकिन फर्स्ट वेव में जो हुआ वो इनिशियली कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और उसका अंतराल ज्यादा रहा। उस अंतराल ज्यादा होने की वजह से जी दूसरी वेव में हमें वो शॉर्ट ड्यूरेशन में आया और एकदम स्पाइक आया, तो हमें लगा कि एकदम से उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और हमारी प्रिपरेशन जो है वो सब कम पड़ गई, और इसीलिए हमें वो सेकेंड वेव ज्यादा खतरनाक या लीथल लगी, क्योंकि हमारे सोर्स रिसोर्स जो है वो एक छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें लार्ज सोर्सेज की जरूरत पड़ी। एब्सोल्युटली डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि हमारी प्रिपरेशन ही इतनी नहीं थी, और ऐसे में अब जब सभी कह चुके हैं कि जो थर्ड वेव है दैट इज़ इनएविटेबल और बचा तो नहीं जा सकता, थर्ड वेव आएगी तो ज़रूर, ऐसे में अब क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ओवरलोड हो गया था सेकेंड वेव के दौरान डॉक्टर? देखिए, जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में मैंने आपको अंतर बताया जी कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन में रही, शॉर्ट ड्यूरेशन में रही। केसेस, नंबर ऑफ केसेस ऑलमोस्ट सेम थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारा फर्क फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में रहा, फर्स्ट वेव में हमें ज्यादातर जो जरूरत पड़ी वो बेड्स की पड़ी आइसोलेशन के लिए, ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। पर सेकेंड वेव में जितने भी हमारे पेशेंट सिक हुए, जो परेशान हुए, बीमार हुए, उनको ज्यादातर पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। हमारे जो बेड्स थे, नंबर ऑफ बेड्स, वो सारे बेड्स पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हर एक बीमारी में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक ऑक्सीजन का डेफिसिट सेकेंड वेव में रहा जी जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अनुमान अगर हम दिल्ली का सिनेरियो लगाएं तो उसमें जो ऑक्सीजन की पर डे की जो क्षमता रहती है, जो कंजप्शन रहती है, वो 200 मीट्रिक टन से करीब 300 मीट्रिक टन तक रहती है, और वो आम डेज में वो 70-80-100 टन तक रहती है, 100 मीट्रिक टन तक। उस दौरान वो क्षमता हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 800 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। तो करीब 8 से 10 गुना रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ गई थी, जबकि अवेलेबिलिटी हमारे पास 300 मीट्रिक टन के आसपास थी। तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से बहुत प्रॉब्लम हमें आई। इसी वजह से बेड की हमारी शॉर्टेज रही। अगर हमारे पास बेड्स अवेलेबल भी थे तो ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो इस वेव में जो ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए गए हैं और ऑक्सीजन की हेल्प बाकी सिटीज से या स्टेट से भी ली गई है और सब जगह बैकअप किया गया ऑक्सीजन का, तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की कमी तो आगे वाली वेव में नहीं आएगी। और जो इक्विपमेंट्स का जहाँ तक सवाल है, पीडियाट्रिक्स को भी लेके सारे अस्पतालों में तैयारी चल रही है कि हम बेड पे वेंटिलेटर या सीपैप या बाईपैप की व्यवस्था आईसीयूज में करें। और अगर बच्चों के बीच में भी ये वेव आती है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है और वो सारा स्ट्रेटजी डाटा लेके आगे थर्ड वेव की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी काफ़ी हद तक अब निपटने की पूरी तैयारी हो गई है थर्ड वेव से। यहाँ पे वैक्सीनेशन से संबंधित एक मैं सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि अगर सेकेंड वेव की हम बात करें, अप्रैल से लेकर मई तक काफ़ी स्पाइक देखा गया केसेस में। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपने अभी बताया ओवरलोड हो गया, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बच्चों की बात करें तो आज ही मैं ये खबर पढ़ रही थी कि WHO ने कह दिया है कि अभी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दी जानी चाहिए, और वहीं मैं 2-3 दिन पहले खबर पढ़ रही थी कि अब भारत को जल्दी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मिल सकती है। तो वैक्सीनेशन और बच्चों को लेकर के आपके क्या मत है? देखिए, वैक्सीनेशन जहाँ तक अभी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में सवाल है तो फाइजर का वैक्सीन के जो ट्रायल हुए हैं वो 12 प्लस ईयर्स में ट्रायल हुए हैं, और 12 ईयर्स प्लस का वैक्सीनेशन उन्होंने कुछ कंट्रीज में अलाउ कर दिया। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हमने यहाँ पर अभी हमारे ट्रायल चल रहे हैं। पहला ट्रायल एम्स नागपुर और एम्स दिल्ली में शुरू हुए हैं, 3 ट्रायल।
जिसमें करीब 500 के करीब बच्चों को यहाँ ट्रायल में दिल्ली में लिया गया है और लास्ट मंडे से वो ट्रायल शुरू हुआ है। और जैसे जैसे उसमें हमने 3 इयर्स प्लस बच्चों को लिया है और एम्स पटना में 2 इयर्स प्लस बच्चों को ट्रायल में लिया है। 2 to 18 ईयर के बच्चे रहेंगे उसमें। जैसे जैसे हमारी स्टडीज होंगी जी और ये स्टडी हमारी कोवैक्सीन पे हो रही है, जी जैसे जैसे हमारी स्टडी होंगी रिजल्ट्स आएंगे तो बच्चों के वैक्सीनेशन के प्रोसेस में भी हमारी प्रक्रिया आगे चल रही है। और जैसे फाइजर का वैक्सीन के लिए शायद अभी हमें शायद परचेज का वहाँ से गवर्नमेंट ने इमरजेंसी परचेज अलाउ कर दिया है। जी अगर वो वैक्सीनेशन इंडिया में आता है तो पीडियाट्रिक के लिए अप्रूवल हमें 12 से 18 साल की एज के बीच में अप्रूवल मिल जाएगा। पर फिर भी मैं कहूँगा कि जो पीडियाट्रिक्स में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं ये वेव ये बहुत माइल्ड है। सिर्फ एक मल्टी इंफ्लामेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, एक वो बीमारी बच्चों में होती है जो सीरियस होती है, इसमें सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी पर उसमें भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम है, वो अडल्ट के मुकाबले काफ़ी अच्छे आते हैं। और हम काफ़ी बच्चों की अगर टाइम से हमारे पास आए तो हम उनकी जान बचा पाते हैं। यानी कुल मिला के पेरेंट्स के मन में जो डर है उनका डर जो है अब थोड़ा ज़रूर कम हो जाएगा डॉक्टर आपकी बात सुनने से, क्योंकि सिवियरिटी आप कह रहे हैं इतनी ज़्यादा नहीं होगी अगर थर्ड वेव भी आती है। क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली अपने बच्चों के लिए हमेशा सोचते हैं और बच्चों को समझा पाना, मास्क लगवाना और उनका ख्याल रख बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर ये तो बात हो गई फिजिकल फैक्टर्स की, लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की भी बात करें तो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से आप देखिए बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं डॉक्टर, अपने घर में हैं। माँ बाप भी ऑब्वियसली चाहते हैं उनके बच्चे सुरक्षित रहें, तो वो चाहते हैं घर पे ही खेलें। यूजुअली आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की बंद हो गई है। तो साइकोलॉजिकली, मेंटली बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, डॉक्टर्स बहुत डिप्रेस हो गए, मैं तो ये कहूँगी। तो ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेकर चिंतित हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। बच्चों का कंप्यूटर टाइम बहुत बढ़ गया है जी और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि स्कूल से हैं या कॉलेज हैं, सब स्कूल सब ऑनलाइन अटेंड हो रहे हैं, स्क्रीन पे अटेंड हो रहे हैं और बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल बंद। जी जैसा हम शुरू से ही सलाह देते आए हैं कि बच्चों को एक तो हेल्दी फूड दें, जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें, बाजार का फूड बंद कर दें, घर का ताज़ा खाना दें, हरी पत्तेदार सब्जियां दें, ड्राई फ्रूट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी का सवाल है, अपने आसपास ही छत पे, टेरिस में, बालकोनी में कोई योगा, कोई आसन या कोई वॉक वगैरह आप बच्चे घर पे ही करें या कॉलोनी की जो बाउंड्रीज है उसी में करें। बच्चों को ज़्यादा बाहर ना निकालें और एक्सपोज ना करें। तो अगर हम ये भी कर दें तो बच्चों को काफ़ी इससे जो मेंटल स्ट्रेस है जी या जो फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी और बच्चे अपने ठीक रहेंगे। और मेरी पेरेंट्स से भी ये है कि जी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, थोड़ा सा टाइम बच्चों को दें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ बेशक योगा करें या बच्चों के साथ छत पे जाएं, बालकनी में जाएं, उनके साथ टाइम दें। और उनको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे करीब 1.5 साल से घर से बाहर नहीं गए हैं और उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अब कुछ ऑनलाइन काउंसलिंग भी अवेलेबल हैं, जो डॉक्टर्स हैं या हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे ऑनलाइन सुविधा लेके बात कर सकते हैं। पर फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आउटडोर जाना या बाहर जाना अवॉइड करें जहाँ तक संभव हो। डॉक्टर, जैसे आपने साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि पेरेंट्स नीड नॉट वरी अबाउट देयर किड्स, क्योंकि इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, लेकिन साफ तौर पर ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों की। लेकिन अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम बात करें, लगातार उसके बारे में भी मैं तरह तरह की खबरें पढ़ रही हूँ और आजकल तो हर अखबार में आप देखें कि अलग अलग तरीके की रिपोर्ट छपती हैं और अलग अलग तरीके के दावे यहाँ पे किए जाते हैं और बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस बहुत खतरनाक वेरिएंट होने वाला है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अटैक करेगा ये नया वेरिएंट। ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों को ये डेल्टा वेरिएंट अफेक्ट कर सकता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के 3 जिले हैं जहाँ पे ये आया है, ये वेरिएंट जो है देखा गया है डेल्टा प्लस, और वहाँ पे बच्चों का इन्फेक्शन है, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 से 8% के करीब इन्फेक्शन है ये। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन्फेक्टिविटी तो है पर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। जी। मॉर्बिडिटी है, मोर्टेलिटी नहीं है। इसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन्फेक्टिविटी के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, बट मोर्टेलिटी के या हाई रिस्क के चांसेस फिर भी इसमें कम है। तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में शायद ये वेरिएंट इतना
ज़्यादा खतरनाक हो। अभी हम देख रहे हैं कि यूएस में या और यूके में जो कंट्रीज है, इसका इन्फेक्शन करीब 6 से 8% के करीब है टोटल इन्फेक्शन का, जो डेल्टा वेरिएंट है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट हमें इंडिया के कुछ सिटीज़ में या कुछ स्टेट्स में देखने को मिला है। अब देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये तीसरी वेव इतनी खतरनाक ना हो, और हो तो हम उसको संभाल पाएं। डॉक्टर, उम्मीद पे दुनिया कायम है और आज आपसे बात करके जो लोग डिप्रेस्ड होंगे, खास तौर पर सेकेंड वेव के बाद जिस तरीके से केसेस सामने आए, अपने बच्चों की हेल्थ को लेके चिंतित हो गए, मुझे लगता है काफ़ी हद तक उनको आज आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 डिजिटल से खास बातचीत करने के लिए और कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आप सभी को बता दूं कि TV9 डिजिटल ने खास मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे, TV9 डिजिटल यही चाहता है। आप सभी इसके साथ जुड़े और साथ ही में आप सभी आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके के वीडियोस के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।